हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स के बारे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए चुनिंदा टॉपिक्स में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेकर के आई हूँ, जिसको हम लोग ट्रिक्स के साथ सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स को आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 120 किलो 1 टन का कितना प्रतिशत है, आपको निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, वर्ड टू वर्ड लिखना है। मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, अपने से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे 120 का हमने 120 किलो लिख लिया, यहाँ पे 120 केजी बराबर यहाँ पे 1 टन दिया है तो 1 टन लिख लिया। का मतलब गुणा होता है, मैंने आपको बताया है। कितना कितना मतलब मान लो x, प्रतिशत मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगर आपको ये इक्वेशन लिखने आ गया मतलब आपने क्वेश्चन 90% सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही लिखना है। 120 किलो का हमने यहाँ पे 120 लिख लिया, 1 टन का 1 टन, का मतलब गुणा और कितना मतलब x%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये केजी में है, यूनिट देखो ना इसका केजी में है और ये किस में है, टन में है। तो कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं। कैंसिल करने के लिए यूनिट को सेम रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम। ये ध्यान रखने वाली बात है। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो 1 टन को यहाँ पे चेंज कर दो, 120 केजी बराबर 1 टन बराबर क्या लिखेंगे, 1000 किलोग्राम। ठीक है, गुणित x/100 को वैसे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, कैंसिल करने का काम करेंगे। तो देखो यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं ना, बराबर के आगे पीछे है। तो यहाँ से केजी कैंसिल, यहाँ से भी केजी कैंसिल। ओके, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 1 0 1 0। ओके, तो बचा क्या, बचा है यहाँ पे 12 बचा था बराबर, इधर क्या बचा है, इधर तो सिर्फ x बचा है। तो x बराबर क्या आ गया, 12। 12 क्या चीज़ है, परसेंटेज है। तो 120 किलो 1 टन का कितना प्रतिशत है, तो 12%। ठीक है, आपको सेम कुछ भी दिया हो ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लो x बराबर y का कितना परसेंट है ऐसा बोले, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है आपको वैसे वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आसान होते जाते हैं। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप परसेंटेज के क्वेश्चंस बेसिक से लेके एडवांस तक देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है किस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको दिया है ये, उसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी भाग दिया है, यहाँ पर भी भाग दिया है और यहाँ पर भी भाग दिया है। तो एग्जाम में क्या करेंगे आप लोग, इसको भाग देते बैठे रहेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे जो भी पहला अंक दिया है उसको यहाँ पे ऊपर में लिख लिए, डिवाइड किए। उसके बाद पहला अंक लिखने के बाद जितने भी यहाँ पे नंबर है उसको गुणा कर देना है, 2 × 3 × 4। ये हो गया आपका आंसर। 1/4 दिया 12, 12 दूनी 24, 1/24 हो गया आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करना है हमको, पहला अंक जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 दिया है, मान लो आपको मैं एक एग्जांपल और बता देती हूँ आपको ना, 8/4 दिया है, मान लो एग्जांपल है, क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, 8 को हमने ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाई पहला अंक लिखने के बाद जितनी भी संख्या यहाँ पे छूट रही है तो उसको गुणा कर देना है, डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, 4 × 4 कर दिए। 8 डिवाइडेड बाई 4 × 16, तो 8 × 8, 8 दूनी 16, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है तो वह शेष भाग कितने दिन में करेगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है
क्या हो जाएगा, पूरा काम को किससे डिनोट करते हैं, पूरा काम को 1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कितना काम हो चुका है बोला है, 2/3 काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। तो बचा कितना है, बचा है यहाँ पे टोटल जितना था उसमें से जितना कंप्लीट हो चुका है उसको माइनस कर देंगे। तो 1 - 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 - 2 / 3। यहाँ पे एलसीएम एसएफ निकालना मैं नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आई बटन में लिंक दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ चेक करना। डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो बचा काम कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अब क्या निकालना था आपको, शेष भाग को कितने दिन में करेगा आपको बताना है। तो देखो 2/3 भागों को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। इतना क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2/3 काम को 12 दिन में करता है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 12 × 3/2 दिन में। इतना क्लियर हुआ। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/3, मतलब शेष काम का निकालना था। शेष कितना है, 1/3। तो शेष काम को कितने दिन में करेगा, 12 × 3/2 × 1/3, ठीक है। अरे समझ में नहीं आया तो एक बेसिक से बता रही हूँ। जैसे आपको 15 दिन का पेमेंट दिया है, मान लो 100 रुपये, एग्जाम्पल है, 15 दिन का पेमेंट 100 रुपये दिया है, तो एक दिन का पेमेंट कितना हो जाएगा, 100/15, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या दिया था, 2/3 काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 12 दिन में। एक काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र करेंगे तो भिन्न क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक दिन का पेमेंट निकालने के लिए हम क्या किए थे, भाग कर दिए थे, वैसे ही 3/2 हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा। अब हमको 1/3 का निकालना है तो क्या करेंगे, 1/3 से गुणा कर देंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो बचे काम को कितने दिन में करेगा वह, बचे काम को वहाँ 6 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 9 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालो, ठीक है। यह छोटा सा क्वेश्चन लगता जरूर छोटा सा है, लेकिन अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसलिए छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा सारे प्रश्न आपको देख करके जाना है। तो 9 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे अंक दिया है, जैसे कि 9 दिया है, अनुपात में लिखे 12 को, दूसरा अंक को, ठीक है, समानुपात दूसरे अंक अनुपात में जो भी आपको निकालना है, मतलब तृतीय अनुपाती। कैसे लिखा हमने, यहाँ पे पहला अंक को लिख लिया, अनुपात करके दूसरा अंक को लिख लिया, ठीक है, समानुपात का चिन्ह लगा करके दूसरे अंक को लिखा है, और फिर तृतीय अनुपाती जो निकालना है उसको x मान लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अनुपात समानुपात सॉल्व करना तो आता ही है हमको। तो कैसे करेंगे, 9/12 बराबर 12/x। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे जब इसको, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ठीक है। यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो क्या हो जाएगा, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, पहले पूरा लिख लेते हैं, 1/4 बराबर 4/x। इस x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 × 4 बराबर 4 × 4 = 16। 16 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यह मिश्रण का क्वेश्चन आ गया। 2 प्रकार का चावल जिनका मूल्य 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 17 रुपये प्रति किलो हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या बोला है, 15 रुपये प्रति किलो वाला चावल को यहाँ पे लिख लिए, और 20 रुपये प्रति किलो वाले चावल को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, इन दोनों को मिलाने में कितना रुपए का चावल हो जाता है, 17 रुपये का चावल बन जाता है, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालना है आपको, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, देखो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। पहले 20 - 7 करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो 20 - 7 करेंगे तो 17 करेंगे तो कितना आएगा, बराबर 3 आ जाएगा। अब 17 माइनस मतलब नीचे से ऊपर जाना है, तो 17 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यही क्या है, यही आपका आंसर है, 3:2, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान से देखिए 2:3 भी दिया है ना, इसीलिए आपको जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, मैथ्स बनाने का तरीका ही यही होता है, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखते जाना है। हमने क्या किया, पहले 15 को लिख लिया, फिर 20 को लिखा, दोनों को मिलाए तो 17 बना, उसके बाद इसको माइनस जब किए तो कितना आ गया, 3:2। एक और प्रश्न आपको पूछ सकता है कि 20 किलो वाले चावल की मात्रा कितनी है, तो कितनी है, 2 है यहाँ पे। 15 किलो वाले चावल की मात्रा कितनी है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 12 आदमी 15 दिन में 20 टोकरी बनाता है तो 30 आदमी 60 दिन में कितनी टोकरी बनाएगा, आपको बताना है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, M1D1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2D2 डिवाइडेड बाई W2। अब ये M1 क्या है, पहले नंबर का आदमी कितने दिन काम करता है और कितनी टोकरी बनाया, उसको W बोलते हैं। W मतलब वर्क, ठीक है, D फॉर डे। दूसरे नंबर का आदमी, दूसरे नंबर का आदमी कितने दिन काम किया और कितना वर्क किया, वही आपको निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो कैसे हो जाएगा, M1 का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, गुणित डे यहाँ पे कितना दिन लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है। अब W कितना टोकरी बनाया, मतलब वर्क कितना किया है, तो 20 काम किए हैं, बराबर M2 मतलब 30 आदमी, मैन टू 30 आदमी हैं, कितने दिन काम किए हैं, 60 दिन काम किए हैं, और कितना वर्क किया है यही तो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब कट फिट करेंगे तो यहाँ से 15 एकम 15, मैं डायरेक्टली कट कर रही हूँ ना, 15 एकम 15, 15 चौक 60, ओके, और कुछ कैंसिल होगा क्या, 3 चौक 12 और 3 दहम 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो क्या क्या बच गया, एक बार लिख लेते हैं, 1/5 बराबर 10 गुणित 4 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा 10 गुणित 4 गुणित 5, मतलब 5 चौक 20 गुणित 10 करेंगे तो कितना आएगा, 200। कितनी टोकरी बनाएंगे, तो 200। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है, M1D1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2D2 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, कभी कभी इसमें आवर भी ऐड रहते हैं, इतने घंटे काम किए, मतलब जैसे कि 2 दिन काम किए और 4 घंटे काम किए, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो उस समय उस प्रकार के प्रश्न के लिए क्या करेंगे हम लोग, M1D1 यहाँ पे ऊपर में H1 लग जाता है, यहाँ पे H2 लग जाएगा। ठीक है, आवर को ऊपर में रखेंगे हमेशा, आवर दिन हो गया उसको ऊपर में रखेंगे, कितना काम किया उसको नीचे में रखेंगे। ठीक है, हो गया सॉल्व, समझ में आ गया। तो चलो सॉल्व हो गया, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, यदि वर्गमूल 24 बराबर इतना वैल्यू दिया है तो आपको वर्गमूल 8/3 का मान क्या होगा निकालना है। ये इस प्रकार से दिया है ना, वर्गमूल 24 बराबर 4.898, आपको निकालना है वर्गमूल 8/3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे 24 दिया है, तो आपको जिसका मान निकालना है उसको 24 बनाने की कोशिश करनी है। क्यों करनी है, तभी तो आप वैल्यू पुट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे वर्गमूल 8/3 है, ये है 8/3। अब इस 8 में हम लोग ऐसा क्या गुणा करें कि वहाँ 24 बन जाए। तो 8 में अगर हम लोग 3 गुणा करते हैं तो वहाँ 8 या 24 बन जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ ऊपर में ही गुणा कर पाएंगे क्या, नहीं, जो संख्या से हमने ऊपर गुणा किया है वही संख्या से हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी तो गुणा करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू बराबर होगा ना। अब देखो ये क्या हो गया, ऊपर में आ गया √24, नीचे में क्या आ गया, रूट के अंदर 3 गुणा 3, इतना समझ में आया। अब √24 का मान कितना दिया है, 4.898 डिवाइडेड बाई 3 × 3, जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1.632। ठीक है,
तो √8/3 का मान कितना हो जाएगा? 1.632। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बोर लग रहा है क्या? चेयर की सीट बांध लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। आप ही लोगों ने कहा था कि मैथ्स का मैराथन लाना है करके, इसीलिए मैं आज बहुत सारे प्रश्न लेकर के आई हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए इस वीडियो का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट चाहिए करके लिख देना, या कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना। मैं समझ जाऊंगी कि आपको सीरीज़ पसंद आई है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया है, तो उस वीडियो को भी देखना है। यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को भी देख करके जाना। करंट अफेयर्स को आखिरी दिनों में ही देखा जाता है। ठीक है, पहले से कोई करंट अफेयर्स को नहीं देखा जाता। आखिरी के जो 1 वीक होते हैं ना, उसी में करंट अफेयर्स को देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग की मर्जी है, बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा। अब करंट अफेयर्स देखने का टाइम आ गया है। आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। इस प्रश्न को देख लेते हैं पहले। एक हौज की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, और गहराई कितनी है? 3 मीटर। तो टंकी में कितना लीटर पानी आएगा आपको बताना है। कितना लीटर पानी आएगा पूछेगा, तो इसका क्या अर्थ है? आपको टंकी का आयतन निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में आयतन निकालना होता है। जैसे कि कुछ बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आएगा, इस प्रकार का कुछ वर्ड दिया गया है, तो क्या करना है? उसका आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे क्या है? गहराई से मतलब है ना। तो लंबाई क्या दिया है? 8 मीटर दिया गया है। चौड़ाई कितना है? 5 मीटर दिया गया है। गहराई मतलब ऊंचाई कितना दिया गया है? 3 मीटर दिया गया है। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 पंचे 40 और 40 तिया 120। 120 मीटर का क्यूब। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछा है? यहाँ पे लीटर में पूछा है, मीटर में थोड़ी ना, लीटर में पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका? जब हम लोग चेंज करेंगे तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है? 1000 लीटर। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 120 इंटू 1 मीटर क्यूब बराबर 1000, इसलिए 1,20,000 लीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। इस प्रकार के प्रश्न व्यापम देता है। ठीक है, यहाँ पे ये बार लगा हुआ है ना, ये ऐसा बार लगा हुआ है। अब बार का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। बार का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 - 2 दिया है, मान लो -4 - 2 दिया है, तो क्या करेंगे? इसका बार लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे? इस 4 - 2 को पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ 4 - 2 को सॉल्व करना है। इस माइनस का इस बार से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? -2 आएगा। 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस का यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 - 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ एक बार। देखो क्या हो जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस को मैं एक बार लिखती हूँ। 2 - 2, यहाँ पे ऐसा 2 - 2, यहाँ पे देखो माइनस के बाद क्या आ गया? 0, तो -0 लिख दिया। ठीक है, जैसे जैसे आपको बोला है वैसे ही लिखना है। अब देखो, इस 0 का तो कोई अर्थ ही नहीं है। इस 0 का कोई अर्थ है क्या? 0 का कोई मतलब होता है क्या? तो नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं फिलहाल के लिए, मतलब इमेजिनरी कैंसिल है ना। यहाँ से 2 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, अब फिर से लिख लेते हैं एक बार, 2 - 0 इतना हुआ। अब फिर इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। आंसर क्या है आपका? 0। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको बार के ऊपर दिया था उसी को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का खेल रहेगा इसमें। ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे साइन कौन सा लगा हुआ है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान देना, और ब्रैकेट को भी अच्छे से एक बार ध्यान देना, फिर आंसर कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, यदि उसने 75 प्रश्न हल किए और 125 अंक मिले तो कितने सही उत्तर दिए आपको बताना है। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न व्यापम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। मान लो यहाँ पे लिखते हैं, मान लो सही क्वेश्चन कितने हल किए, सही क्वेश्चनों की संख्या है मान लो x, तो गलत कितने किए थे, क्योंकि उसने टोटल में कितने 75 प्रश्न हल किए हैं। अब सही प्रश्नों की संख्या x हो गई तो गलत की संख्या कितनी हो जाएगी, 75 माइनस x। ठीक है, अब देखो इसको कैसे इक्वेशन कैसे बनाना है इसका। सही प्रश्नों की संख्या x है, गलत की संख्या 75 माइनस x है। इतना क्लियर हुआ। क्या बोल रहा है, 4 नंबर दिए जाते हैं किसके लिए, सही प्रश्नों के लिए। सही प्रश्न को 4 नंबर दिए जाते हैं, गलत प्रश्नों को कितने नंबर से काट लिए जाते हैं, एक से काट लिए जाते हैं। और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस मार्किंग है कितने नंबर का, 1 नंबर का। ठीक है, तो 4x माइनस 75 माइनस x करेंगे तो कितना नंबर आता है, उसका बोला है 125 नंबर आता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाना ही मेन होता है मैथ्स में। बाकी अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4x माइनस यहाँ पे 75, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगी, तो प्लस x बराबर 125। ओके, अब देखो 4x प्लस x करेंगे तो 5x, और यहाँ पे ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 प्लस हो जाएगा, 125 प्लस 75, तो 5 5 10, 7 3 10 और ये 3। ठीक है, 2, तो 5x बराबर कितना आ गया, 200। तो x बराबर कितना आएगा, 200/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40। 40 क्या है, 40 है x का मान, और x बराबर क्या था, सही उत्तरों की संख्या। लेकिन आपको पूछा क्या है, सही उत्तर ही पूछा है, मतलब 40 आएगा। अगर गलत उत्तरों की संख्या कितनी है पूछता तो क्या करते, गलत हो जाता 75 माइनस x, मतलब 75 माइनस 40 कर देते, तो कितना आता, 35। गलत उत्तरों की संख्या होती है 35 और सही उत्तरों की संख्या है 40। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि करने पर ग्राहकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो दुकानदार की आय में कितने % की वृद्धि या कमी हुई आपको बताना है। तो देखो, मान लो आय में कितने % की वृद्धि हुई, मान लो इनकम कितना था, ऑलरेडी इनकम था 100 था। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, कम करना है या ज़्यादा करना है, जो इनकम ऑलरेडी है उसी में हमको कम ज़्यादा करना है। ठीक है, मान लो आपके पास 5 रुपये है, किसी ने 2 रुपये और दे दिए, तो आप क्या करेंगे, जो 5 रुपये आपके पास है उसी में तो ऐड करेंगे ना। या आपने किसी को 3 रुपये दे दिए तो आप क्या करेंगे, जो 5 रुपये आपके पास था उसी में से तो माइनस करेंगे ना। इसीलिए 100 हमको मान लेते हैं कि हमारे पास 100 है, उसमें से क्या करेंगे, उसी में से कम या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 100 गुणित, क्या बोल रहा है, 10% की वृद्धि करना है। ठीक है, तो 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, ये ऐसा हमने लिख लिया। गुणित क्या करना है, 20% की कमी करना है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 100 में 20 की कमी करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो 80 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर आ गया आपका। यहाँ से 100 कैंसिल, यहाँ से 100 कैंसिल, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो कितना आ गया, 11 गुणित 8, कितना आया, 88। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 88 भी दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन 88 आंसर नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आया है उसको 100 से एक बार माइनस कर देना है, तो कितना आएगा, 100 माइनस 88 करेंगे तो 12%। ठीक है, 12%। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फास्ट हो रहा है क्या, अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो स्लो डाउन कर लीजिए। मैं बहुत ही फास्ट वे में करा रही हूँ आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि गोले की त्रिज्या को 50% कम कर दे तो गोले के आयतन में कितने % की कमी हो जाएगी, आपको बताना है।
फिर से आपको क्या करना है, 100 मान करके चलना है, ठीक है। गोले का आयतन मान लो 100 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, गोले की त्रिज्या में 50% की कमी करना है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, आर। आर मतलब त्रिज्या जो है वह वेरिएबल है, मतलब चर संख्या है जिसका मान बदल सकता है। बाकी तो सारे फिक्स नंबर है ना, तो फिक्स नंबर की गिनती हम नहीं करेंगे। आर यहाँ पे कितना है, 3 बार है, तो क्या करेंगे 100 इंटू आर यहाँ पे 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे 50% कम कर दे। 100 में 50 कम करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब 50% की कमी करेंगे तो कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने बोला आर का वैल्यू 3 बार आएगा। क्यों, जैसे कि आर का क्यूब है तो इसीलिए 50 को 3 बार लिखना है। समझ में आया मैंने क्या बोला। जैसे यहाँ पे मान लो होता पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये तो संख्या फिक्स हो गई, पाई का वैल्यू फिक्स होता है ना 22/7। आर जो है वह वेरिएबल है, तो हम कम या ज़्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी कम या ज़्यादा निकालना होगा तो 100 इंटू आर का वैल्यू मान लो 20% कम होता है बोल रहा है, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 एक बार और 80 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा लिखते, ठीक है। जो भी वेरिएबल जितनी बार होता है उतनी बार वैल्यू को लिखा जाता है। 50% हमने क्यों लिखा, क्योंकि 50 की यहाँ पे कमी है इसलिए 50% लिखा। अगर 50 की वृद्धि है बोलता तो क्या करते, 100 में 50 प्लस करते तो कितना आ जाता, 150 आता, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 100 कैंसल, यहाँ से भी 100 कैंसल, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। और कुछ बचा क्या, बिल्कुल नहीं। 5 पंचे 25/2 कितना आ जाएगा, 12.5%। लेकिन यह आंसर है क्या, नहीं, ये इसको हमको किससे माइनस करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 माइनस 12.5% करेंगे तो कितना आएगा, 87.5%, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि सीजी व्यापम बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, ठीक है। और जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आप यहाँ पे, वैसे ही आप क्या करेंगे, अपने जगह में जहाँ पर भी आप बैठे हैं कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए और वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए फिर वीडियो को पॉज कीजिए, अपना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो प्ले करके देख सकते हैं आप। इस प्रकार से करेंगे तो आपको अच्छे से एकदम कंठस्थ हो जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न कैसे ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है बोला है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई r, ठीक है। r का वैल्यू हमने निकाल लिया था 35 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो 2 × 2, यहाँ से 2 दूनी, तो क्या आ गया 2a बराबर हो गया, यहाँ से तो पाई का मान 22/7 गुणित r का मान कितना निकाले हैं 35, ठीक है। यहाँ से 2 जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और 7 से जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो a बराबर कितना आ गया 11 गुणित 5 करेंगे तो 55 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, a का वैल्यू, लेकिन हमको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर। a का वैल्यू कितना आ गया है 55, 55 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3025 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए किसी भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, ओके। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 150 नींबू बेचने पर एक व्यापारी को पता चला कि 200 नींबू का लागत निकल गया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है किसका, ये लागत वाले जितने भी प्रश्न होते हैं ना, टर्म याद रखना लागत वाले, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है लाभ या हानि परसेंट, हानि या लाभ परसेंट बराबर होता है अंतर इंटू 100 डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, अंतर इंटू 100 डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य, ये होता है ट्रिक आपका, इसको याद रखेंगे। तो क्या बोला है यहाँ पे, 150 नींबू बेचने पर एक व्यापारी को पता चला कि 200 नींबू का लागत निकल गया है।
150 नींबू बेच रहा है, मतलब 150 विक्रय मूल्य हो गया, मान लेते हैं, बराबर 200 क्या चीज़ है, लागत बोल रहा है, मतलब क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। तो 150 का विक्रय मूल्य बराबर 200 का क्रय मूल्य बोल रहा है। तो आप इसको फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, देखो, लाभ या हानि परसेंट निकालना है तो अंतर मतलब क्या है, 150 का जो विक्रय मूल्य है और 200 जो क्रय मूल्य है, इन दोनों में अंतर कितना है, 200 माइनस 150 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य यहाँ पे मान लिया है हमने 150, तो 150 कर दिए। अब क्या आएगा आंसर, 50 एकम 50, 50 दिया 150, तो 100/3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 33.33%। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया मैंने कैसे बताया। लाभ या हानि निकालने का एक ट्रिक होता है, अंतर इंटू 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य। हमने क्या किया, जैसे जैसे प्रश्न में दिया है वैसी वैसी लिख लिया। 150 का विक्रय मूल्य बराबर 200 का क्रय मूल्य, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। अब देखो अंतर क्या था, 150 माइनस 200 करेंगे, 200 माइनस 150 करेंगे तो 50 आएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य का आपको लिखना था। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना था, 150 था। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया हमारा आंसर, 33.33। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो कोई भी चीज़ है, मान लो 100 है, एग्जाम्पल के लिए 100 है, 100 रुपये है। ठीक है, इसमें हम लोग को 2 गुना करना है। तो 2 गुना जब कर रहे हैं तो कितने % की वृद्धि हो रही है, 100% की वृद्धि हो रही। जब 2 गुना कर रहे हैं 400% की वृद्धि कब हो जाएगी, जब इसको हम लोग 5 गुना करेंगे। समझ में आता है, इतना तो समझ में आता होगा ना। कोई भी चीज़ 2 गुनी हो रही है मतलब 100% की वृद्धि हो रही है, 400% का मान लो वृद्धि हो रही है तो मतलब वो 5 गुनी हो रही होगी। तो इस प्रश्न को देखो, अब यहाँ पे दिया है कोई भी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, बोला है। 3 गुना मतलब कितने % की वृद्धि हो रही है, 200% की वृद्धि हो रही है। चीज़ क्लियर हुआ, जितना गुणा होता है उसका 1 कम हो जाता है। तो 3 गुणे की वृद्धि हो रही है मतलब 200% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देखो, ये जो 200% आ गया, ठीक है, 200% डिवाइडेड बाई जो भी आपको यहाँ पे वर्ष दिया है उसको डिवाइड कर देना है। 1 0 से 1 0 कैंसर, आंसर क्या आ गया, 20%। ये क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व किए। लॉन्ग मेथड भी होता है, अगर आप चाहें तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिश्र धन का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, सारा चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको वह मेथड अच्छा लगता है तो आप उसी मेथड से कर लीजिए, बट मेरे हिसाब से तो यह मेथड बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बोला जाता कि 4 गुने की वृद्धि हो रही, मान लो 4 दे रहते तो आप यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे हो जाता फिर ये 200 की जगह ये 300 हो जाता, और 300 डिवाइडेड बाई फिर हम लोग इस 10 से भाग दे देते, तो कितना आता आंसर, 30% हो जाता। ठीक है, ट्रिक समझ में आ रही है ना। चलो आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक पार्टी में 10 लोग शामिल हुए, जहां प्रत्येक आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, कौन सी ट्रिक, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। जितनी बार हाथ मिलाए गए उसकी संख्या, कुल संख्या बराबर होती है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये n कहा क्या है, n बराबर है लोगों की संख्या। यहाँ पे n बराबर का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया गया है। तो हम जब इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 10, n के यहाँ पे 10 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणी 10 - 1 करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 पंचे 10। ठीक है, तो 9 गुणित 5 करेंगे तो 45। कुल हाथ मिलान की संख्या कितनी आ गई, 45। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर होती है कुल हाथ मिलान की संख्या। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आपको ये मैराथन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कल मैं इसके लॉन्ग और भी ज़्यादा समय का मैराथन लाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल इसके लिए आज वीडियो यही ख़त्म करते हैं। वीडियो लास्ट से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।